Hello, everyone. I, Dr. Seema Tandon, on behalf of RRTC team, welcome Dr. Nazia and all the participants for attending this important session on twin delivery. Dr. Nazia, especially I welcome you for taking your time for this important session on twin delivery. Thank you so much. Over to you, Dr. Nazia. ट्विन्स में कुछ चीजें हैं, अगर आप वो पॉइंट्स ध्यान रखेंगे तो कभी भी ट्विन्स ऐसा नहीं है कि जब भी ट्विन डिलीवरी के लिए कोई मरीज तो आप परेशान हो जाएं कि अब ट्विन्स है ये, अब मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ। नॉर्मली डिलीवर कर जाते हैं ट्विन्स। वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें कि सब कुछ नॉर्मली ही होता है। अच्छा, ट्विन्स कभी कभी क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि जब एक से ज्यादा फीटसेस वूम्ब में है किसी मदर की तो हम उसे कहेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी, नॉट ट्विन्स प्रेगनेंसी। ठीक है, ट्विन तब कहेंगे जब एक से ज्यादा में वो दो हो, और दैट इज कॉमनेस्ट। जो भी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उसमें ट्विन्स सबसे कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ट्रिपलेट, उसके बाद क्वाड्रुपल बहुत ही कम होता है। ट्रिपलेट फिर भी मिल जाएंगे, क्वाड्रुपल बहुत ही रेयर होते हैं, या उससे भी ज्यादा फीटसेस होते हैं तो फिर वो न्यूज़पेपर में आ जाता है यूजुअली ह्यूमन में। लेकिन ट्विनिंग जो है, ट्विंस या ट्रिपलेट, ये पुराने जमाने से अब ज्यादा कॉमन होते चले जा रहे हैं। उसकी कॉज जो है वो आजकल का जो मैनेज जो प्रैक्टिस है उसकी वजह से है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको मैंने बता दी कि एक से ज्यादा फीटस है तो मल्टीपल, जिसमें अगर दो फीटस है तो हम उन्हें कहेंगे ट्विन, जो कि कॉमन है। उसके बाद फिर तीन है तो ट्रिपलेट, चार है तो क्वाड्रुपल, ऐसे। ठीक है, फिर एक इसमें क्वेश्चन ये भी था कि ट्विनिंग की कॉजेस क्या क्या है ना। तो उसमें एक आया फैमिली हिस्ट्री, एक है मल्टी पैरा या और भी है। लेकिन एक जो आजकल रिसेंट एरा में बढ़ता चला जा रहा है कि जहां भी किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, दे गो टू अ प्रैक्टिशनर और वो उनका फिर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें ज्यादातर बहुत कॉमन है कि वो ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग देते हैं जिससे बहुत ज्यादा अंडे बनते हैं। जिसमें बहुत कॉमन ड्रग है क्लोमिफीन। इसके अलावा एक और ड्रग है लेट्राजोल, लेकिन उससे ट्विनिंग या मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस कम। उससे भी अगर हायर होता है तो होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, यानी एफएसएच, एलएच, ये जो सिंथेटिक फॉर्म में या नेचुरल फॉर्म में यूरिनरी उससे गोनाडोट्रोपिन ड्राइव होते हैं, ये दिए जाते हैं कभी कभी ज्यादा अंडे बनाने के लिए। ठीक है, तो ये वैसे भी दिए जा सकते हैं कि सिर्फ ज्यादा अंडे बनाने के लिए ऐसे दे दिया, लेकिन यूजुअली जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं वो आईवीएफ ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। और अब ये क्लोमिफिन देना, आईवीएफ ट्रीटमेंट, ये इतना कॉमन होता जा रहा है। कई बार तो हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो मरीज पहले गई हुई होती किसी डॉक्टर के पास, थोड़ा भी देर हो रही होती है उसे कंसीव करने के लिए, और कुछ डॉक्टर बिना बताए ही क्लोमिफिन दे देते। और क्लोमिफिन से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कई सारे अंडे बन जाएं, और फिर वो अगर एक से ज्यादा अंडे फर्टिलाइज हो गए तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी, या अगर दो है तो वो ट्विन होगी। तो आजकल ट्विन डिलीवरी बहुत कॉमन हो गया है। ये ऐसा नहीं है, मतलब पहले से थोड़ा ज्यादा इंसिडेंस ट्विन्स का बढ़ गया है। ठीक है, तो द कॉज इज हेरिडिटरी, जिसमें कि फैमिली हिस्ट्री मिल जाएगी, क्योंकि फैमिली में उसकी माँ के, उसकी दादी के, उसके नानी के, उसकी और बहनों के, इन सबके भी ट्विन्स पैदा हुए थे, उनमें चांसेस ज्यादा है। ये तो नेचुरल है, लेकिन इंड्यूस्ड होता है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की ड्रग्स से, जिसमें क्लोमिफिन है और गोनेडोट्रोपिन। क्लोमिफिन तो बहुत ही कॉमन, डॉक्टर ऐसे ही गोली होती है वो 5 दिन खाने की महीने के शुरू में, वो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे कॉमनली लिख देते हैं। गोनेडोट्रोपिन जो होते हैं वो इंजेक्शन फॉर्म में ज्यादातर होते हैं, और वो आईवीएफ के पेशेंट्स में यूजुअली यूज होते हैं, क्योंकि आईवीएफ सेंटर पे जाते हैं। ठीक,
तो ये डेमोग्राफी में हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। रेस नीग्रोज में ज्यादा कॉमन है, लेकिन वो हेरिडिटरी है, नेचुरल। एज के साथ ट्विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आजकल वैसे भी जो चाइल्ड बेयरिंग एज है फीमेल्स में वो बढ़ रही है। पहले बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, तो बहुत अर्ली एज पे प्रेगनेंसी में कम चांसेस, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही है ट्विनिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। नीग्रोज में एज के साथ, मल्टीपैरिटी में, जिनकी फैमिली में ट्विनिंग है, जिनकी फैमिली में बच्चे इस तरह से ट्विंस पैदा हो चुके हैं, और ज्यादातर वेल नरिश्ड वेल टू डू फैमिली की फीमेल्स में, और जो अब ज्यादा कॉमन है एआरटी के साथ। इस टाइम जो ज्यादातर हमें मल्टीपल प्रेगनेंसी दिखने को मिल रही है, वो जब से आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स आई, ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स आई, जैसे क्लोमिफेन साइट्रेट, गोनाडोट्रोपिन, जो कि आईवीएफ प्रोसीजर में यूज होते हैं, उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांस बढ़ गया। जब कोई पेशेंट ओसीपी पे होती है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, और वो ओसीपी छोड़ती है, तब कभी कभी ज्यादा ओवर रिलीज हो जाते हैं, तो उसमें भी चांस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एक चीज ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स क्लोमिफेन दे रहे हैं, लेकिन क्लोमिफेन सिर्फ तभी देनी होती है जब आप उसके रिस्पॉन्स को मॉनिटर कर सकें। अगर किसी मरीज को इनफर्टिलिटी के लिए क्लोमिफेन दी है, तो उसके पहले इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए कि हस्बैंड की एनालिसिस नॉर्मल है, पेशेंट की ट्यूब पेटेंट है, दोनों फैलोपियन ट्यूब 2 या 1 जो भी, और क्लोमिफेन देने के बाद मॉनिटरिंग की क्लोमिफेन से ओवा बन रहे हैं, ग्रेफियन फॉलिकल ओवरी में उनका साइज बढ़ रहा है और वो रप्चर करते हैं, इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है, जिसे फॉलिकुलोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अगर बिना इन्वेस्टिगेशन के लिए मान लीजिए सेमाइनोग्राम खराब था या पेशेंट के ट्यूब ब्लॉक थे और आप उसको ओवुलेशन इंडक्शन देते रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा, वो कंसीव नहीं करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने जर्नली कह दिया कि जैसे ही पता चलता है लोग यूज करना शुरू करते थे क्लोमिफेन, लेकिन अगर आप गलत तरीके से क्लोमिफेन यूज कर रहे हैं तो ये जानिए कि फीमेल के ओवा फिक्स हैं। आजकल वैसे ही बहुत एज पे आती है पेशेंट कंसीव करने के लिए, और उनके ओवा फिक्स हैं। अगर आपने क्लोमिफेन देते रहे उसको, तो उसके सारे ओवा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर उसके पास आगे भी ऑप्शन नहीं बचेगा प्रेगनेंसी करने का। और बिना मॉनिटरिंग के कि क्लोमिफेन से रप्चर हुआ या नहीं हुआ, बिना मॉनिटर करे क्लोमिफेन देना भी खतरनाक है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिस्पॉन्स आएगा, आप नेक्स्ट टाइम फिर दे देंगे अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तब। ठीक है, तो ये मेरी एक एडवाइस है कि ट्विन का की इटियोलॉजी बताते हुए कि मे बी आपके कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्लीज इनजुडिशनली क्लोमिफेन ना दें। ठीक है, अब जो हमने कॉजेस पढ़ी क्यों होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, अब ट्विन कितनी तरीके के होते हैं देखिए। ट्विन्स यानी दो फीटस दो तरह से डेवलप हो सकते हैं। एक तो एक सिंगल जाइगोट से और अलग अलग जाइगोट से। ठीक है, या तो दो अलग ओवा दो स्पर्म से फर्टिलाइज करके दो अलग अलग जाइगोट बनाए, लेकिन एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और पेशेंट कंसीव कर जाए, तो वो दोनों मदर की वूम में ऐसे ही डेवलप करते हैं जैसे एक भाई बहन। ठीक है, इनका जेनेटिक मटेरियल भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि दोनों का ओवा अलग है, दोनों का स्पर्म अलग है। एक ट्विन वो होते हैं कि एक ही जाइगोट बना, एक ओवा था एक स्पर्म था, और फिर वो डिवाइड कर गया जल्दी, और जो दो उसके डिवाइडेड पार्ट थे वो फुल डेवलप करते हैं ट्विन्स। ठीक है, तो ये दो तरह के क्या ट्विन्स हुए, एक हुए डाइजाइगोटिक, अलग अलग जाइगोट से डेवलप होने वाले, उन दोनों में वही चीज होगी जैसे कि भाई 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 बहन ऐसे होगी। ठीक है, एक होता है मोनोजाइगोटिक, यानी एक ही जाइगोट के दो पार्ट अलग अलग डेवलप हो, तो उनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक तो डाइजाइगोटिक होगा,
तो उसके दोनों बच्चे अलग अलग डेवलप होंगे, दोनों के प्लेसेंटा अलग होंगे, दोनों के एमनियोटिक सैक, जिस सैक में बच्चा होता है लाइकर में, वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है वो डिवाइड किस टाइम पे हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर बहुत जल्दी डिवीजन हो गया तो वो भी वैसे ही होंगे कि उनमें भी दोनों अलग अलग प्लेसेंटा होंगे और अलग अलग एमनियोटिक सेट। इसको नाम देते हैं डाई एमनियोटिक डाइकोरियोनिक। डाई का मतलब दो, डाई एमनियोटिक दो एमनियोटिक सेट, डाइकोरियोनिक कोरियोन मतलब प्लेसेंटा यानी दो प्लेसेंटा, ठीक है। ये तब होता है जब वो जाइगोट बहुत जल्दी डिवाइड करता है, ठीक है। तो दो अलग अलग प्लेसेंटा, दो अलग अलग सैक में दो अलग अलग बेबी होंगे, लेकिन क्योंकि ये मोनोजाइगोटिक है इनका जेनेटिक मटेरियल सेम। कभी कभी थोड़ा लेट, ये जब डिवीजन जो होता है जिसमें दोनों अलग हो जाते हैं, ये 4 दिन से पहले ही हो जाता है जाइगोट बनने के। अगर 4 से 8 दिन के बाद होता है तो क्या होता है कि तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है वो होता है डाइकोरियोनिक, यानी उसके प्लेसेंट वो डाई एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक, यानी सैक तो उसमें दो दो होते हैं लेकिन प्लेसेंटा सेम होता है, ठीक है। एक ही प्लेसेंटा दो अलग सैक में दो अलग बेबी को सप्लाई कर रहा होता है। इससे भी ज्यादा देर होती है तो फिर दोनों बच्चे एक ही सैक में आ जाते हैं, जिसे कहते हैं मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक। ये बात सबको समझ में आ रही है। तब अगर देर में होता है तो एक ही प्लेसेंटा होगा और एक ही झिल्ली के अंदर लाइगर में दो बच्चे, इससे कहते हैं मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक। इवन कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये दोनों जो बच्चे एक ही सैक में हैं ये आपस में भी सेपरेट ना हो पाए, ये एक दूसरे से जुड़े रह जाए। जुड़े ये बॉडी के किसी भी पार्ट से हो सकते हैं, हेड से हो सकते हैं, ट्रंक से हो सकते हैं, बटक पार्ट से हो सकते हैं, उसी के आधार पे हम इनको नाम दे देते हैं। और इन जुड़े हुए ट्विंस को कहते हैं कंजॉइंट। ज्वाइंट है इन दोनों के बीच में, इसीलिए से कह रहे हैं कंजॉइंट ट्विंस। ये मोनोजाइगोटिक ट्विन होते हैं। अगर सर से जुड़े हैं तो सिफेलोपैगस, ठीक है। अगर इस्चियल पार्ट से जुड़े हैं तो इस्टियोपैगस, थोरेक्स से जुड़े हैं तो थोरैकोपैगस, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये जो मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विंस होते हैं इनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो इसलिए ज्यादा होते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ शेयरिंग होती है। पहली बात तो अगर इसमें प्लेसेंटा सेम है तो इनको जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो शेयर होती है। अगर एक ही सेक में है ये तो आपस में उलझ जाएंगे, बच्चे तो कम, बच्चे तो थोड़ा बहुत, जैसे लॉक ट्विंस जो होते हैं, जो दो बच्चे आपस में आके ऐसे लॉक हो जाते हैं, होते ही अलग अलग है लेकिन लॉक हो जाते हैं। या इनकी कॉर्ड आपस में उलझ जाती है जिसे कहते हैं कॉर्ड एंगल, ठीक है। तो ये ट्विंस के टाइप है, इसको मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब कोई ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो डाई एमनियोटिक डाइकोरियोनिक है या मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक या मोनोकोरियोनिक डाइकोरियोनिक। इससे फायदा क्या है, अगर दोनों के प्लेसेंटा अलग है, दोनों के एमनियोटिक सैक अलग है, तो इनमें प्रॉब्लम होने के चांसेस कम, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बच्चों में कम। लेकिन अगर एक प्लेसेंटा है और अगर एक ही सैक है तो फिर ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसमें कि जो एम वाला है मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, उसमें कॉर्ड की प्रॉब्लम बहुत आती है, आपस में कॉर्ड उलझ जाती है और इसमें वजाइनल डिलीवरी भी नहीं करा सकते, क्योंकि जैसे ही आपने बेबी डिलीवर होने से पहले रप्चर होता है ना, बैग रप्चर होगा तो दूसरे का भी फ्लूइड निकल जाएगा और बिल्कुल यूट्रस एकदम से सिकुड़ेगा तो प्लेसेंटा अपनी जगह से सेपरेट होने लगेगा। क्योंकि एक ही सेक है, एक बच्चा आया तो दूसरे की कॉर्ड बाहर आ जाएगी, कॉर्ड प्रोलैप्स टाइप का हो जाएगा। तो मोनो एमनियोटिक में जिसमें दोनों बच्चे एक ही सैक में, उसमें वेजाइनल डिलीवरी नहीं कराते, ठीक है। अगर आपने यूजी लेवल पे जाए, आपने कुछ कुछ नाम सुने होंगे ट्विन के कॉम्प्लिकेशंस के, जैसे आपने सुना होगा ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम,
ठीक है। और इनमें IUGR आपने सुना होगा, है ना, वैनिशिंग ट्विंस सुना होगा, फीटस प्रेपरेशियस सुना होगा। ये सब जो मोनोकोरियोनिक है उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, ये हम जानेंगे कैसे अगर कोई पेशेंट है कि उसमें कैसा है, मतलब दो अलग सैक और दो अलग प्लेसेंटा है या सेम है। तो ये देखिए कि जितनी जल्दी अल्ट्रासाउंड आपको जितना अर्ली पीरियड का मिल जाए उतना ज्यादा कंफर्म करने में आसान है। ठीक है। जब जैसे आप मान लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई अल्ट्रासाउंड कराते हो बहुत शुरू में, तो आपको क्या दिखता है अल्ट्रासाउंड? एक जेस्टेशनल सैक दिखता है यूट्रस के अंदर गोल सा, उसके अंदर फीटल पोल दिखता है ना। तो अगर दो जेस्टेशनल सैक दिख रहे हैं साफ साफ, तो पता है आपको कि ट्विन प्रेगनेंसी है। तीन सैक दिख रहे हैं तो ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है। अब जब ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, यानी लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर या अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो दो सैक होंगे, दो सैक आपस में जहां पे मिल रहे होंगे और उसके बीच में जो मेम्ब्रेन होगी, वहां पे जब हम अल्ट्रासाउंड से फोकस करते हैं तो हमें एक साइन देखने को मिलता है। एक होता है लेम्डा साइन। ठीक है। लेम्डा साइन, आप ये देखिए ये जो बच्चे बने हुए हैं ना, इनमें आप जो है डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक को देखिए। तो जहां पे ये ऊपर की तरफ जो सैक मिल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में भी जब छोटे होंगे ये पिक्चर ऐसे आएगी और दोनों सैक और यूट्राइन वॉल के बीच में एक ट्रायंगुलर सा एरिया बनेगा। अगर आप इसको इन्वर्टेड लें तो ये एक लेम्डा का साइन बन जाता है। पेपर और कागज देना, पेन पेपर, तो वो लेम्डा का साइन है। या फिर आप ये वाला मोनोकोरियोनिक और डाइएमनियोटिक देखिए, इसमें क्या होता है कि वॉल और यूट्रस के बीच में टिश्यू नहीं होता है ना। तो इसे कहते हैं टी साइन। ये देखिए, मैं ये पता नहीं स्केच से दिखाई देगा शायद। देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला आपको दिख रहा है? दो सैक है, एक ये सैक है एक ये सैक है, और ये ऊपर यूट्रस की वॉल है, इसके बीच में ट्रायंगुलर सा टिश्यू चला गया है। इसको अगर उल्टा कर ले तो ये लेम्डा की तरह साइन बन जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं लेम्डा साइन। और एक ये है, ये देखिए, इसमें यूट्राइन वॉल है ऊपर और ये दोनों सैक है, इसके बीच में दोनों सैक के बीच में वॉल की तरफ से कोई टिश्यू नहीं गया है। तो ये किसका शेप बना रहा है? ये टी शेप बना रहा है। ठीक है। तो अगर लेम्डा है तो वो डाइएमनियोटिक क्या कहते हैं, डाइएमनियोटिक डाइकोरियोनिक ट्विन होगा। ठीक है। इसके बीच के दो सैक के बीच में चार मेम्ब्रेन होंगे। आप फोटो में भी गिन के देखिए, जो डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक है, दोनों बच्चों के बीच में जो लाइनिंग दिखाई गई है, एक तो मिल गई है बीच वाली, लेकिन ये चार है। जबकि आप अगर ये वाला देखेंगे मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक वाला, तो दोनों बच्चों के सैक के बीच में दो लाइन दिख रही है। ठीक है। तो ये बनाएगा टी साइन और डाइएमनियोटिक डाइकोरियोनिक का बनाएगा लेम्डा साइन। यानी अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता चल सकता है कि ये डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विन है या मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक। एमनियोन तो दो है क्योंकि दोनों बच्चे अलग अलग सैक में हैं, लेकिन प्लेसेंटा एक है या प्लेसेंटा दो है, ये अल्ट्रासाउंड में लेम्डा साइन और टी साइन देख के पता चल जाता है। अगर ये समझ में आ गया है तो मैं पूछती हूँ, अच्छा डॉक्टर लेखराज बताइए, लेम्डा साइन किसमें मिलेगा? डॉक्टर लेखराज अनम्यूट करके बताइए प्लीज। डॉक्टर मंजू से पूछिए, डॉक्टर मंजू। यस मैम। लेम्डा मैम लैम्डा साइन मिलेगा मैम डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक में। ठीक है, करेक्ट, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर टॉफिक आप बताइए, टी साइन किसमें मिलेगा? डॉक्टर टॉफिक मोनोकोरियोनिक एंड डाइएमनियोटिक। हाँ, मोनोकोरियोनिक जिसमें एक ही प्लेसेंटा है और दो सैक है। ठीक है।
तो ये मेरे ख्याल से ये बात सबको क्लियर हो गई कि कितनी तरह के ट्विंस होते हैं। और ये मैंने क्यों, अल्ट्रासाउंड पे आप डायग्नोज कर सकते हैं, लेमडा साइन और टी साइन देख के, लेकिन कभी कभी लेट जब पूरा फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है तब ये लेमडा साइन और टी साइन देखना मुश्किल होता है। ये तभी होता है कि जब आप दोनों सैक को एक साथ फोकस में ले पाए। तो ये थोड़ी छोटी प्रेगनेंसी में, यानी लेट सैक फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में देख सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, इतना ओवरलैप हो जाता है, तो ये बीच की झिल्ली आसानी से अल्ट्रासाउंड पे आपको नहीं मिल पाती है। ठीक है, और इम्पोर्टेंस इसलिए है कि डाइकोरियोनिक है तो आप आराम से रहिए, है ना, वो उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती है। मोनोकोरियोनिक में क्योंकि प्लेसेंटा एक है दोनों बच्चों का, इसलिए ब्लड की सप्लाई हो सकता है दोनों को बराबर ना हो, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब डायग्नोसिस, ठीक है, तो हिस्ट्री में वही वाली चीजें हम बात कर लेंगे जो कॉजेज हैं, कि जैसे किसी पेशेंट ने अगर कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया है, ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स ली है, उसकी फैमिली में ट्विनिंग है, तो हम सस्पेक्ट करेंगे अगर हमें ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस मिलता है। जो भी पेशेंट ट्विंस की होती है या मल्टीपल प्रेगनेंसी की होती है, उनको प्रेगनेंसी वाले सिम्टम सिंगल प्रेगनेंसी से ज्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा या आंसर करेगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी? जो प्रेग्नेंट फीमेल को नोजिया वॉमिटिंग होती है, वो किस वजह से होती है? मैम एससीजी हार्मोन की वजह से होती है। थैंक यू डॉक्टर प्रियंका। secondary level of HCG hormones. हाँ, यस मैम। तो ट्विंस में क्या होता है, ट्विंस या मल्टीपल, जो एक फीटस जितना एचसीजी प्रोड्यूस कर रहा है, दो फीटस उससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यूजुअली डबल। तो अगर ज्यादा एचसीजी होगा तो ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग होगी। ठीक है, फिर दो बच्चे डेवलप हो रहे हैं तो उसका एब्डोमेन ज्यादा डिस्टेंडेड होगा जितना पीरियड ऑफ जेस्टेशन है। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन करेंगे, मान लीजिए पेशेंट की जेस्टेशनल एज है 24 वीक्स, लेकिन आप जब उसको पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन कर रहे हो, आपको फंडल हाइट मिल रही है 28 वीक्स या 30 वीक्स, तब आप क्या सोचेंगे? क्योंकि ये करस्पॉन्ड नहीं कर रही है। पहली तो ये भी हो सकती है कि पेशेंट ने गलत ही आपको बताया हो, दूसरी ये हो सकती है कि या तो उसके पेट में बच्चे में पानी ज्यादा हो, पॉलीहाइड्रोमियोस हो, या अर्ली उसमें कभी कभी मोलर प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो मोलर और बाकी ये है कि हो सकता है ये ट्विंस हो। तो ये तीनों चीजें किस चीज से पता चल जाएंगी कि इनमें से क्या चीज है? तो ये आंसर करेगा मैम ट्विंस में एक्सेसिव फीटल पार्ट्स पता चलेंगे, जबकि हाइड्रोमियोस में और मोलर में फीटल पार्ट्स नहीं पता मोलर चला। में तो एक्सेसिव। बेबी की नहीं है, फीटस ही नहीं है। हाँ हाँ वही मतलब। यस मैम। कोई फीटल पार्ट, कोई फीटल हार्ट नहीं सुना। पॉलीहाइड्रोमियोस अगर है तो उसमें थोड़ा सा फीटल पार्ट्स को पैल्पेट करना मुश्किल होता है, फीटल हार्ट को ऑस्कल्टेट करना मुश्किल होता है। अगर आप पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, लाइगर ज्यादा है वो भी पता चल जाएगा, मोलर है तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस आएगी, कोई फीटस नहीं है वो पता चल जाएगा, और ट्विन है तो वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉजेस हैं कि जब भी आपको ऐसा लगता है तो पहले आप डेट से इंश्योर करें कि वो बता रही है 3 महीने और आपको मिल रहे हैं 5 महीने एग्जामिनेशन पे, तो इस तरह आप डिफरेंशिएट करें। ठीक है, ज्यादा बच्चे हैं, एक में से ज्यादा है, तो मूवमेंट भी पेशेंट को ज्यादा फील होगा। ठीक है, फिर अगर एब्डोमेन का डिस्टेंशन ज्यादा है, तो जो डिस्टेंशन से होने वाले सिम्टम्स हैं, ठीक है, जब पेट में यूट्रस बढ़ता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है मरीज को। एक तो डायफ्राम ऊपर होता है तो वो लंग्स को कंप्रेस करता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्निया होता है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होती है। तो ये सब मल्टीपल प्रेगनेंसी में, ट्विन प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है। पेशेंट को डिस्निया नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री है। सिम्टम में भी वही चीज आएगी, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, यानी इतनी वॉमिटिंग कि पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन ना फॉलो कर पाए, उसे कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम।
तो इसका चांस भी ट्विंस में ज्यादा है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट क्या है कि एब्डोमेन डिस्टेंशन नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, हार्ट और लंग को ज्यादा ऊपर पुश कर रहे हैं यूट्रस, तो उसकी वजह से डिस्निया, पैल्पिटेशंस भी, ये सब प्रॉब्लम पेशेंट को ज्यादा हो। ठीक है, ग्रेविड यूट्रस की वजह से लिम्ब पे भी वो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो पैरों में स्वेलिंग आना, ठीक है, जो पीडल एडेमा होता है इसके चांसेस भी ज्यादा होंगे। वेन्स पे प्रेशर पड़ेगा ग्रेविड यूट्रस का, तो वेरिकोज वेन्स, हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइड्स क्योंकि वो एनल एरिया में है, दूसरे एरिया में वेरिकोज वेन्स है, सेम ही चीज है, ठीक है, अलग अलग जगह की वजह से वो है। तो ये सेम कारण है, पेशेंट को हाइपरेमेसिस ज्यादा होगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिम्टम जैसे डिस्निया, पैल्पिटेशन ये ज्यादा होगा, पैरों में सूजन ज्यादा आएगी, उसको पाइल्स की, हेमोरॉइड की प्रॉब्लम होगी, वेरिकोज वेन्स भी मिल सकती हैं, पैर में मिल सकती हैं, वल्वा पे मिल सकती हैं, ठीक है, और एक्सेसिव फीटल मूवमेंट या एक्सेसिव एब्डोमिनल एनलार्ज, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने कहा सिम्टम ज्यादा है ये, तो इसी से रिलेटेड है एनीमिया। जब एक की बजाय दो फीटस वूम में पल रहे हैं तो रिक्वायरमेंट भी पेशेंट की ज्यादा है, हर चीज की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आयरन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और अगर वो पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, वीकनेस, एनीमिया, ठीक है। अनयूजुअल वेट गेन तो देखिए इंट्रिंसिक है, क्योंकि दो बेबीज डेवलप हो रहे हैं तो वेट गेन भी वैसा ही होगा, उसके लिए एनर्जी मदर से ही दी जाएगी, ठीक है। इन पेशेंट में जो ट्विंस होते हैं इनमें प्री एक्लेम्शिया, ब्लड प्रेशर बढ़ने का, हाइपरटेंशन का चांस भी ज्यादा होता है। देयर इज 25% मोर चांस ऑफ प्री एक्लेम्शिया इन ट्विन प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इस चीज पे आ जाते हैं, हमें हिस्ट्री से ये पॉइंट मिल गए और सिम्टम भी पेशेंट जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज्यादा दे रही है। अब आप उसका एब्डोमिनल और सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आपको एनीमिया, फीटल एडेमा या बीपी उसका रेस्ड है, ऐसी चीजें मिल गई, तो आपने हिस्ट्री ले ली, आपने जर्नल एग्जामिनेशन कर लिया, अब आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में आपको नॉर्मल से ज्यादा इलोंगेटेड यूट्रस, बैरल शेप यूट्रस मिलेगा, फंडल हाइट आपकी जितनी प्रेगनेंसी है उससे ज्यादा होगी, गर्थ भी ज्यादा होगी, ज्यादा फैला हुआ है तो एब्डोमिनल गर्थ लेते हैं अम्बलाइकस के लेवल पे, टेप से उसे मेजर करते हैं, तो वो भी आपकी नॉर्मल से ज्यादा होगी, ठीक है। 2 हेड मिल जाएं या 3 पोल मिल जाएं या मल्टीपल फीटल पार्ट्स मिल जाएं, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ये ट्विंस है। और 2 अलग अलग जगह पे फीटल हार्ट सुनाई दे, उनके बीच में जब उन्हें जोड़े बनने वाला एरिया है वहां पे कोई फीटल हार्ट नहीं सुनाई दे रही है और दोनों फीटल हार्ट्स का रेट डिफरेंट है, एटलीस्ट 10 बीट्स, तो दैट्स इज ट्विंस, ठीक है। तो ये हो गया एग्जामिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आ जाइए इन्वेस्टिगेशंस पे। इन्वेस्टिगेशंस में आपको थोड़े बहुत बता चुकी हूँ पहले से ही कि ये तो एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, साइन एंड सिम्टम्स से आप सस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है तो आप अल्ट्रासाउंड से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में अब एक चीज ये है कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें सारी पूरी डिटेल निकल आए ताकि आपको मैनेजमेंट में आसानी हो। पहली चीज तो यही होगी कि अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा कि ट्विन है, ट्रिपलेट भी हो सकते हैं, तो 2 अलग अलग फीटस हैं, उनकी प्रेजेंटेशन पता चल जाएगी कि अगर आप मान लीजिए एब्डोमेन बहुत मोटी पेशेंट है या आपको नहीं समझ में आया एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से, तो प्रेजेंटेशन दोनों फीटस की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में अभी आपने एमसीक्यू भी किया कि अगर फर्स्ट ट्विन यानी जो पहले आ रहा है, जो पेल्विस में नीचे है बेबी, वो कैफलिक है, देन यू गो फॉर वजाइनल डिलीवरी। अगर और कोई इंडिकेशन नहीं है जैसे प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है और कोई बात नहीं है तो आप वजाइनल नॉर्मली डिलीवर कराएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पहला बेबी वर्टेक्स नहीं है तो आपको क्या करना है, तब आप वजाइनल डिलीवरी नहीं कराएंगे, आपको उस पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन करना है, ठीक है। तो आपने अल्ट्रासाउंड में देख लिया कितने फीटस है, क्या उनका प्रेजेंटेशन है,
गेस्टेशनल एज, अब देखिए इसमें तो फंडल हाइट या एग्जामिनेशन से तो गेस्टेशनल एज पता नहीं चल रही है, और मान लो पेशेंट सही सही अपनी गेस्टेशनल एज नहीं बता पा रही है, तो वो कितनी प्रेगनेंसी है ये जानने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। दोनों बच्चे वायबल हैं, क्योंकि अगर मोनोकोरियोनिक है तो उनमें वैनिशिंग हो सकता है। फीटस वैनिशिंग ट्विंस का ये टाइप है प्रिपरेशन। वैनिशिंग क्या होता है कि इनिशियली यूट्रस में भी एक को सप्लाई सही से नहीं मिल पाती है, वो धीरे धीरे करके उसकी ग्रोथ नहीं होती है, वो गायब हो जाता है। कई बार ऐसा हो चुका है कि किसी का शुरू का पहले ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड में ट्विन प्रेगनेंसी थी, बीच में उसने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, हॉस्पिटल में आया, डिलीवरी हुई तो एक बच्चा निकला। अब वो मांगता है कि मेरा दूसरा बच्चा लगता है, अस्पताल वालों ने छुपा के रख लिया। ठीक है, तो ऐसे केस में आप उसको बहुत अच्छे से एग्जामिन करिए। कभी कभी जो वैनिश ट्विन होता है वो अगर थोड़ा बहुत मतलब फीटस उसका पूरा बन गया था और बाद में वो पूरी तरीके से वैनिश नहीं हुआ था, तो वो फीटस प्रिपरेसियस की फॉर्म में प्लेसेंटा या मेम्ब्रेन में कहीं चिपका हुआ सा मिल जाता है। हमारे साथ भी एक बार ऐसी केस हो गया था कि पेशेंट का अटेंडेंट लड़ने लगा कि हमारे तो 2 बच्चे थे, तो प्लेसेंटा में एकदम चिपका हुआ सा एक बच्चा था। वो फिर हमने वो प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन उसे दिखाया कि लो तुम्हारा दूसरा बच्चा ये पेपर जैसा ये छोटा सा इम्प्रिंट सा ये है। ठीक है, कोरियोनिसिटी, कोरियोनिसिटी की उसका लेमडा साइन या टी साइन ये आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत अच्छे दिखाई देगा, अर्ली सेकंड में भी मिल सकता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में कोरियोनिसिटी नहीं जल्दी पता चलती है। ठीक है, प्लेसेंटल डेट प्रेगनेंसी की स्टेशनल एज कितनी है वो पता चल जाएगी। एनामलीज, अच्छा ट्विंस में जो ये मोनोकोरियोनिक एक ही प्लेसेंटा वाले या फिर कंजॉइंट ट्विंस हैं जो जुड़े हुए हैं, इन सब में एनामली का भी चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, एनामली का चांस ट्विंस में नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर क्योंकि इनमें 2 बच्चों को ब्लड सप्लाई जानी है, हो सकता है प्रॉपर न्यूट्रिशन मदर का ना हो पाए, ना ब्लड सप्लाई जा पाए, तो IUGR के चांसेस बहुत ज्यादा। और मोनोकोरियोनिक में अगर प्लेसेंटा में आपस में वेसल्स में शेयरिंग हो गई, यानी एक को ज्यादा ब्लड मिल गया, एक को कम मिल गया, तो जिसको कम मिलेगा वो IUGR है। ठीक है, प्रेजेंटेशन मैंने बताई दी, आपको पता चल जाएगा। अच्छा यही बात जो ये जैसे IUGR हो जाता है और दूसरा मैक्रोसोमिक हो जाता है। ठीक है, एक बच्चा सूखने लगता है और एक मोटा होने लगता है, इसे कहते हैं ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा के बीच में ऐसे वेस्कुलर एनास्टोमोसिस बनता है, जिसकी वजह से एक को सप्लाई ज्यादा होती है, तो वो बच्चा बड़ा होता है मैक्रोसोमिक, उसमें फ्लूइड भी ज्यादा होता है यानी हाइड्रोमनी, उसमें ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से उसमें RBC भी ज्यादा होते हैं, यानी उसमें क्या होता है पॉलीसाइथीमिया। और जिसका अपोजिट होता है दूसरे में, जिसको कम फ्लो मिला, वो छोटा सा IUGR बेबी होता है, उसमें लाइकर कम होता है यानी ओलिगोहाइड्रोमनियोस, और उसमें ब्लड कम जाने की वजह से एनीमिया होता है। अब एक ये क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, कोई आंसर करे अगर उसे याद हो यूजी का कुछ, कि ये 2 बच्चे हैं ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन के, एक बड़ा मैक्रोसोमिक और एक दूसरा IUGR, इसमें किस बच्चे की प्रोग्नोसिस ज्यादा अच्छी है, यानी किसके अगर कॉम्प्लिकेशन जो हो भी रही है ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन की, तो कौन ज्यादा सरवाइव कर सकता है, बड़ा वाला या छोटा वाला? मैम छोटा वाला सर्वाइव कर सकता है, हाँ, क्योंकि मैम क्योंकि जो ब्लड फ्लो है या फिर जो मैम न्यूट्रिशन है वो मैम जो बड़े वाले से छोटे वाले को अच्छे से ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए। इसका रीजन ये है यस कि मैम। जब बड़े वाले में ज्यादा ब्लड जाता है ना, तो उसमें हार्ट फेलियर का चांस ज्यादा होता है, उसका ज्यादा होते कार्डियक हैं। लोड ज्यादा होने की वजह से उसमें हार्ट फेलियर की वजह से डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि IUGR बेबी अगर लाइव बॉर्न हो जाए तो IUGR को बाद में कैचअप ग्रोथ करके वो ग्रो कर सकता है, जबकि बड़े वाले में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, पॉलीसाइथीमिया, फिर पॉलीसाइथीमिया ज्यादा RBC है, फिर जब वो
पैदा होगा वो सब ब्रेक होंगी तो जॉन्डिस हो जाएगा वो baby। ठीक है, और कार्डियक लोड की वजह से सबसे ज्यादा जो उसमें डेथ होती है बड़ी वालों की वो हार्ट फेलियर से होती है। ठीक है, तो ये बहुत एमसीक्यू भी आता था पीजीवीजी में कि ट्विन ट्विन सिंड्रोम टीटीएस, इसमें किस बेबी की प्रोग्नोसिस ज्यादा है। ठीक है, तो बड़े वाले बेबी की ज्यादा है। और इसमें अगर मान लीजिए मतलब इतना ग्रो कर जाए बच्चे की सर्वाइव कर जाए इतना कि फिर बाद में डिलीवर करके वो रह पाए। अगर बहुत अर्ली स्टेज में किसी को इंट्रायूट्राइन बेबीज में ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि इनके बीच का जो शेयरिंग है ब्लड की उसको खत्म किया जाए, जो एनास्टमोसिस हो रहा है उसको ब्रेक किया जाए। तो इसके लिए लेजर फोटोकोगुलेशन होता है जो कुछ ही हायर सेंटर पे होता है, वो लेजर से इन एनास्टमोसिस को कोगुलेट कर देते हैं ताकि ब्लड इनमें तो आए लेकिन इनसे एक से दूसरे में ना जाए। ठीक है, अच्छा, अब प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, अगर ट्विंस हैं, ट्विंस के दो दो प्लेसेंटा हैं तो बहुत ज्यादा यूट्रस के सरफेस एरिया को कवर करेंगे, या एक भी है तो थोड़ा बड़ा होगा। तो जब ज्यादा बड़ा प्लेसेंटा होगा तो उसके लोअर सेगमेंट में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी ट्विंस में प्लेसेंटा प्रीविया का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप प्लेसेंटा को भी दिखवा लीजिए, क्योंकि अगर प्लेसेंटा हुआ नीचे बहुत ही माइनर हुआ, जैसे माइनर डिग्री का टाइप 1 एंटीरियर, टाइप 1 या टाइप 2 एंटीरियर, तो उस तक में तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए छोड़ सकते हैं। अदरवाइज टाइप 2 पोस्टीरियर या टाइप 3 टाइप 4 में यू हैव टू गो फॉर सिजेरियन। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, वही ये देखने के लिए अगर ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन या इनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि बेबीज में किसी में पॉली हो जाए और किसी में ऑलिगो हो जाए। तो जब भी हम अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस करेंगे तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो भी रेडियोलॉजिस्ट है वो ये सारी चीजें हमें मेंशन कर दें। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं होती है और आपको एकदम से डिसाइड करना होता है, तो अगर कंफ्यूजन है, आपको प्रेजेंटेशन फर्स्ट कैथलिक है या नहीं है, नहीं पता चल पा रहा है या ट्विंस है या नहीं है, तो आप एक अल्ट्रासाउंड पेशेंट का करा सकते हैं अगर वो टर्म है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में तो एक्सरे कराना नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में एक्सरे सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि वो एक्सरे रेट्रोजेनिक होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी थोड़ा बहुत वो कर सकता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में, और वो भी एक एक्सपोजर से कोई हार्म नहीं है अगर आपको डायग्नोसिस बनाना है। जब बहुत पुराने टाइम में हमारे मेडिकल कॉलेज में भी इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं होती थी, और मान लीजिए पेशेंट लेबर में है, अल्ट्रासाउंड के लिए अगर इमरजेंसी नीचे जाके मतलब नीचे मशीन थी और ऊपर हमारा लेबर रूम था, तो नीचे भेजेंगे इतने रास्ते में डिलीवर ना कर जाए, तो ये होता था कि एक्सरे तो बस पेशेंट को अंदर लिया, फटाक से एक्सरे खींचा और वहाँ टेक्नीशियन तो हर वक्त मौजूद होता था। तो एक्सरे पे भी कभी कभी डायग्नोसिस की कमी थी, जबकि नॉर्मली हम लोग प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड तो एक्सरे नहीं कराते, अल्ट्रासाउंड तो कराते हैं। ये कुछ बायोकेमिकल टेस्ट लिखते हैं कि मैटरनल एचसीजी, अल्फा फीटोप्रोटीन या अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोडियोल। नॉर्मली कभी भी ट्विंस की डायग्नोसिस बनाने के लिए ये सब तरह के इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराए जाते, लेकिन जैसे कि कोई एडवांस मैटरनल एज है तो वो अपना डाउन्स के लिए या इसके लिए करा रही है ट्रिपल टेस्ट या क्वाड्रुपल टेस्ट, तो उसके साथ ही अगर ये वैल्यूज हैं हमारे पास तो इससे डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो ही मैंने आपको बताया, जैसे नोजिया वॉमिटिंग ज्यादा है तो एचसीजी लेवल भी डबल होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन भी ज्यादा होगी ट्विन प्रेगनेंसी में, लेकिन डायग्नोसिस बनाने के लिए ट्विंस की हम ये टेस्ट नहीं कराते। नेक्स्ट स्लाइड। डीडी तो हम अभी हमने एग्जामिनेशन में शायद बताया था, पता नहीं, कि पेशेंट को जब भी आप एंटीनेटल एग्जामिन करेंगे तो ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। अगर ब्लैडर फुल होगा तो ब्लैडर का बल्ज जो है वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन में और एड ऑन हो जाएगा और आपको डिस्टेंशन ज्यादा लगेगा, तो इसलिए हमेशा ही ब्लैडर एम्प्टी करा के ही एग्जामिनेशन करें। तो डीडी से ये फुल ब्लैडर वाली चीज
एक्सक्लूड हो जाएगी। रॉन्ग डेट्स बहुत बार होता है कि पेशेंट को डेट ही नहीं पता, वो कम बता रही है जबकि ज्यादा है, तो आपको डेट फिर से कंफर्म करना है, और अगर डेट कंफर्म नहीं है तो फिर आप दूसरे मेजर्स लेंगे। और अभी हम हाइड्रोमनियोस और क्या कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी ये तो बता ही चुके हैं। मैक्रोसोमिक बेबी, बहुत मैक्रोसोमिया है तो उसमें भी लग सकता है, या किसी तरह का ट्यूमर हो, ट्यूमर फाइब्रॉइड हो सकता है, ट्यूमर ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है, या कोई और एडिनेक्सा में मास, जैसे कभी कभी इन्फेक्टेड टीओमास बड़ा सा हो सकता है जो इन्फेक्शन की वजह से बनता है, या पेशेंट को किसी और जैसे लिवर कॉज की वजह से पहले से एसाइटिस हो और वो प्रेग्नेंट हो जाए, तब भी उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको नॉर्मल से ज्यादा लगेगा और आपके दिमाग में आएगा। लेकिन ये सारी ही चीजें जो है एग्जामिनेशन से और अल्ट्रासाउंड से आपके एक्सक्लूड हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड से आपका हाइड्रोमनियोस है ना, फाइब्रॉइड में ये है कि हो सकता है आपको फाइब्रॉइड कुछ हार्ड सी फीलिंग दे दे, लेकिन ये है कि और ओवेरियन ट्यूमर भी, लेकिन अल्ट्रासाउंड से सारी चीजें एक्सक्लूड हो जाए। अब आते हैं लाई और प्रेजेंटेशन पे। जब ट्विंस होते हैं तो दो बच्चे हैं तो दो अलग अलग तरीके से वो रह सकते हैं, तो ट्विंस में एक ना एक बच्चे में माल प्रेजेंटेशन का चांस थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा, लेकिन फिर भी सबसे कॉमन ट्विंस वही है जिसमें दोनों बच्चे केफलिक ही प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें तो दोनों ही सर हैं लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, तो उसमें वजाइनल डिलीवरी आराम से हो जाएगी एक के बाद एक करके। सेकंड कॉमन है वर्टेक्स और ब्रीच, फर्स्ट वर्टेक्स और सेकंड ब्रीच। अगर फर्स्ट वर्टेक्स है तो आपको वजाइनल डिलीवरी करनी है। फर्स्ट वर्टेक्स जब डिलीवर होगा तो जब जैसे जैसे डिलीवरी होती है वैसे वैसे पेल्विस में स्पेस बनता है और बर्थ कैनाल बनती है, और जब एक बच्चा जब निकलता है पेल्विस में से बाहर तो वो अपनी पूरी बर्थ कैनाल बना के निकलता है। तो पीछे कर ब्रीच वाला बेबी है भी तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल दूसरी ब्रीच डिलीवरी से ज्यादा स्मूथ होती है। और एक इसमें आपके इसमें पीपीटी में शायद नहीं है, एक कॉमन इंसिडेंस है कि जब भी दो बच्चे होते हैं तो उनका वेट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हमेशा जो फर्स्ट होता है ज्यादातर उसी का वेट ज्यादा होता है, सेकंड का थोड़ा कम, यानी जो पहला बच्चा निकलेगा उसका वेट ज्यादा होगा तो वो जो स्पेस बनाएगा, और सेकंड का वेट कम है तो वो आराम से, ठीक है। थर्ड है ब्रीच एंड वर्टेक्स, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसमें लॉकिंग का भी चांस होता है। पहला ब्रीच और वर्टेक्स है तो दोनों के सर आपस में कभी कभी जब एक बच्चा डिसेंड करता है तो आके लॉक हो जाते हैं, यानी लॉक ट्विंस के चांसेस रहते हैं ब्रीच प्लस वर्टेक्स। फिर बोथ ब्रीच वर्टेक्स प्लस ट्रांसवर्स में भी आप वजाइनल डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है। तो हर वो ट्विन जिसमें पहला बेबी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन से आ रहा है उन सभी को आपको वजाइनली डिलीवर कराना है, और इस चीज का इंसिडेंस की पहला वर्टेक्स बहुत ज्यादा है। आप देखिए बस 9% में पहला ब्रीच है और बाकी तो फिर मतलब 2% 1% ऐसे हैं जिनमें की नॉन वर्टेक्स है। ज्यादा कॉमन वही है यानी जिसमें की पहला बच्चा वर्टेक्स। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट अब हम कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। अगर कोई ट्विंस है, किसी फीमेल ने कंसीव किया, वो आपके पास दिखाने आई एंटीनेटल विजिट के लिए और आपने देखा या अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें ट्विन प्रेगनेंसी है, तो फिर आपको उसकी काउंसलिंग भी करनी होती है, खासकर इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसको आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ट्विंस है, डिमांड्स ज्यादा है, दो बच्चों की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें हाइपर एमेसिस, एनीमिया, प्रीक्लेम्शिया, इन सब के चांसेस ज्यादा होंगे, स्ट्रेस ज्यादा होगा, ठीक है। ट्विंस में मिसकैरेज रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हाइपर एमेसिस को आपको मैनेज करना है। हाइपर एमेसिस तो एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है जिसमें पेशेंट को आपको एनपीओ करना है ना, आईवी फ्लूइड्स देने हैं, फिर उसको एंटी एमेटिक एंटासिड ये सब देना है, और जब वो ठीक हो जाए तब फिर उसे धीरे धीरे ओरली अलाउ करना है। थोड़ा बहुत नॉजिया वॉमिटिंग है तो आप उसको डॉक्साइलामीन और
हाइड्रोक्सिन का कॉम्बिनेशन, जैसे टॉक्सिनेट टैबलेट आती है वो देते हैं। फिर उसको डाइटरी एडवाइस करें, जैसे ज्यादा स्पाइसी फूड ना ले, स्मॉल फ्रीक्वेंट ब्लैंड मील, ठीक है, पहले स्मॉल छोटे छोटे कई बार थोड़ा थोड़ा, और ब्लैंड बिना मिर्च मसाले का तला भुना खाना। तो ये सारी चीजें से भी काफी नोजिया वॉमिटिंग में इम्प्रूवमेंट होता है। पेशेंट की रिक्वायरमेंट आयरन की ज्यादा है, एनीमिया के चांसेस ज्यादा हैं, तो आपको उसको आयरन सप्लीमेंटेशन देना है। ओरल आयरन आप देंगे जो आपकी आईएफए टैबलेट होती है। लेकिन अगर किसी का टॉलरेंस नहीं है, उसको बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस हो रही है, वो ओरल टैबलेट खा ही नहीं पा रही है, नोजिया वॉमिटिंग में भी आयरन की टैबलेट खाना बड़ा मुश्किल होता है, तो अगर उसका ज्यादा डाउन हो रहा है, ओरल से नहीं हो रहा है, तो आप इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं, जो आयरन स्टोर इंजेक्शन अवेलेबल है आपके पास। और अगर उसका किसी भी ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन लेवल 7 से कम आ गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया 1/4 केसेस में एसोसिएटेड होता है, तो आपको प्री एक्लेम्शिया के सारे डेंजर साइंस जैसे एपिगेस्ट्रिक पेन, ब्लरिंग ऑफ विजन, कन्वर्जन, एक्सेसिव एडिमा, ये सब एक्सप्लेन करके उसको रखना है। थोड़ी फ्रीक्वेंट विजिट्स उसकी होनी चाहिए, और बीपी मॉनिटरिंग पे आपको स्ट्रेस करना है। और हो सकता है कि अगर वो प्री एक्लेम्शिया बन जाए या उसको प्री एक्लेम्शिया एसोसिएटेड कोई कॉम्प्लिकेशन होने लगे, तो आपको जल्दी डिलीवर कराना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोमियोस भी ट्विंस में कॉमन है। डायबिटीज होने के चांसेस भी ज्यादा है। एंटीपार्टम हेमरेज, ये तो मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा बड़ा होता है, 2 प्लेसेंटा होते हैं, तो लोअर सेगमेंट में आने के चांस ज्यादा होते हैं प्लेसेंटा फ्री के। इसके साथ साथ एब्रप्शन के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। और एब्रप्शन कब होता है? एब्रप्शन ज्यादातर होता है डिलीवरी के टाइम पे। अगर पेशेंट को पॉलीहाइड्रोमियोस या उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हुई, तो एकदम से डिकम्प्रेस होता है यूट्रस, और जैसे यूट्रस के अंदर का कंटेंट कम होकर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्लेसेंटा अपनी जगह से सेपरेट कर देता है। या फिर जैसे ही पहला बच्चा निकला और एकदम से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करा, तो उससे जो दूसरा बच्चा है या अंदर जो प्लेसेंटा है वो एब्रप्टली सेपरेट हो सकता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शन दोनों तरह के एंटीपार्टम ट्विंस में ज्यादा होता है। कोलिस्टेसिस के भी चांसेस ज्यादा देखे गए हैं। माल प्रेजेंटेशन तो भी मैंने बता ही दिया किसके साथ है। इतना ज्यादा जो एनलार्जमेंट हो रहा है यूट्रस का, उसकी वजह से ज्यादातर मल्टीपल प्रेगनेंसी में, क्योंकि एक जो हम पढ़ते हैं कि क्या कारण है कि लेबर स्टार्ट होता है, उसमें ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस भी, तो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस की वजह से पेशेंट प्रीटर्म लेबर पर भी जा सकते हैं। एक जो देखा गया ऑब्जर्वेशन में कि 50% पेशेंट प्रीटर्म लेबर में जाते हैं। ट्विंस में ज्यादातर 37 वीक्स पे चले जाते हैं, ट्रिपलेट में उससे भी ज्यादा 34 हफ्ते पे ज्यादातर लेबर में चले जाते हैं, और क्वाड्रुपल में 30 वीक्स। तो आपको पेशेंट को पहले से बता के रखना है कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हैं पेट में, हो सकता है तुम्हें 9 महीने से पहले ही दर्द या तो वो फौरन ही मेडिकल एडवाइस ले। और अगर वो 37 वीक से पहले प्रीटर्म, इसे कहते हैं थ्रेटन प्रीटर्म लेबर में या जाने लगे, तो आप उसको स्टेरॉइड एडवाइस करें, ठीक है। और पेशेंट को पैल्पिटेशन, डिस्निया, वेरिकोसिटीज, हेमरॉइड, इसको लिए आप जर्नली ट्रीट करेंगे। कभी कभी इतना बड़ा यूट्रस होता है कि वो यूरेटर को भी कंप्रेस कर रहा होता है, और पेशेंट को का यूरिन बैकफ्लो करके ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, और फिर जब ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो इन्फेक्शन के चांसेस, यूटीआई के चांसेस ये भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इनको आप सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जिसको आपको माइंड में रखना है, अकॉर्डिंगली ट्रीट करना। नेक्स्ट स्लाइड। लेबर में जब भी प्रीटर्म लेबर तो होता है, ये भी हमने पढ़ा, तो प्रीटर्म के साथ फिर जब ज्यादा पेन आने लगते हैं तो मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है। तो प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी ट्विंस में कॉमन है। माल प्रेजेंटेशन हम पढ़ चुके हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स ज्यादा है जब या तो माल प्रेजेंटेशन हो, क्योंकि माल प्रेजेंटेशन में अगर हेड ज्यादा से अच्छे से पेल्विस को ब्लॉक करता है कि साइड से जगह नहीं बचती कॉर्ड के आने के लिए, लेकिन ब्रीच है या ट्रांसवर्स लाई है, तो उसमें कॉर्ड मेम्ब्रेन रप्चर होते ही साइड से कॉर्ड।
और अगर बच्चा दोनों बच्चे एक ही सेट में हैं, तो जब एक बच्चे की डिलीवरी होगी तो दूसरे की कॉर्ड बच्चा डिलीवर होने से पहले ही आके प्रेस हो सकती है। तो कॉर्ड प्रोलैप्स एक ही सेट में है तो आपस में उलझ के बच्चों की कॉर्ड एंटांगलमेंट होने का चांसेस होता है, उससे कभी कभी आईयूडी भी हो जाता है। इतना ओवर डिस्टेंडेड है यूट्रस तो कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होते और लेबर अच्छे से प्रोग्रेस नहीं होता, जिसे कहते हैं इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें पेशेंट प्रोलॉन्ग लेबर में, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जा सकती है। तो इन सब कारणों, माल प्रेजेंटेशन, कॉर्ड प्रॉब्लम, इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन, इन सब की वजह से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिव इंटरफेरेंस। मान लीजिए कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया और चाहे बेबी कैथलिक ही है लेकिन अभी एकदम नहीं डिलीवर कर रहा है, तो आपको तो बहुत जल्दी कॉर्ड प्रोलैप्स के बाद तो आपको फॉर्सेप्स लगानी पड़ सकती है उसमें, या सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। लॉक हो गए ट्विंस, जो ये पिक्चर है ये लॉक ट्विंस की, देखिए इसमें फर्स्ट जो था वो ब्रीच था और सेकंड किफलिक था, लेकिन जैसे ही ब्रीच डिलीवर होने लगा लेकिन उसका सर पहले वाले के सर में फंस गया। अब आप कुछ भी कर ले ये नहीं, तो इसमें आपको फौरन सिजेरियन सेक्शन करना। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी हेलो। बता। हाँ मैम, मैं वर्षा अग्रवाल। मैं बाद में मतलब अभी ये क्लियर हो जाए तो मैं बताऊंगी, लॉग वाला डिस्ट्रिक्ट बरेली में हम लोगों ने कराया था। तो सिचुएशन ऐसी थी, सीजर के लिए नहीं भेज पा रहे थे। हाँ ये तो है ही, जब देखिए तभी तो कहा कि फर्स्ट कैथलिक में ही वजाइनल डिलीवरी हुई, ये फर्स्ट ब्रीच था। अगर आप वजाइनल डिलीवरी के लिए छोड़ेंगे तो फिर ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, है ना। तो लॉक ट्विंस में बहुत मुश्किल है, फिर इवन बेबी का बचना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी फर्स्ट अगर कैथलिक ना हो तो उसको वजाइनल डिलीवरी के लिए नहीं छोड़ें, ठीक है। प्लेसेंटल एब्रप्शन मैंने आपको बता ही दिया कि बेबी पहला निकलते ही यूट्रस एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा। और इतना ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस है, इसमें एटोनिक पीपीएच तो होता ही है ज्यादा करता है। जैसे मान लिया आपने फॉर्सेप्स लगाई उसमें क्लियर हो गया, ठीक है, तो पीपीएच के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। पिपेरियम में भी यूट्रस इतना बड़ा है ना, तो उसके इन्वल्यूट होने में, उसके सिकुड़ने में, नॉर्मल साइज में आने में चांसेस, इन्फेक्शन हो सकते हैं। दोनों बच्चों को दूध पिलाना बहुत एग्जॉस्टिव हो सकता है। पेशेंट अगर बहुत ही वीक है, एनीमिक है, फिर उसे कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो गया उसकी वजह से, तो फिर लैक्टेशन फेलियर के चांसेस भी ट्विंस में पहले से ही बता के रखना है। जैसे कि निपल की कंडीशन देख के रखनी है, उसका एनीमिया वगैरह करेक्ट करके रखना है, ताकि बाद में वो बच्चों को दोनों सही से पैदा हो जाएगा तो ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। फीटल कॉम्प्लिकेशन अर्ली, तो देखिए जो हमने कहा ना कि एनामली ज्यादा है, अगर एनामली बहुत अर्ली लेवल पे हो तो वो बेबी अबॉर्ट कर जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर जाए या सेकंड ट्राइमेस्टर में कर जाए। अब कब नहीं करते हैं, तो ये कॉर्ड एक्सीडेंट, अनइक्वल होने की वजह से आईयूडी का, लो बर्थ वेट का रिस्क ज्यादा होता है। प्री मैच्योरिटी अपने आप भी हो सकती है क्योंकि ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस है, कभी कभी जैसे प्री एक्लेम्शिया है या सीवियर प्री एक्लेम्शिया में चेंज हो गई तो आपको फिर उसको, क्योंकि बीपी शूट अप कर रहा है, तो आपको iatrogenically उसे प्री मैच्योर डिलीवर कराना पड़ सकता है। आईयूजीआर, कॉर्ड एंटेंगलमेंट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का भी एनामलीज में ज्यादा रिस्क होता है। ये इसलिए होता है कि दो बच्चों का फोलिक एसिड रिक्वायरमेंट अगर पूरा है, ठीक है, तो हम जो नॉर्मल डिमांड होती है फोलिक एसिड की उससे डबल डिमांड होती है। वैसे तो ये है कि 500 मिलीग्राम होता है डिमांड, और हम जो है ज्यादातर जो हम फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं उसमें पूरा 5000 होता है, तो ज्यादा ही हम दे रहे होते हैं, तो यूजुअली ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ज्यादा होगी ट्विंस में, इसलिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ज्यादा होंगे। कंजॉइंट ट्विंस तो वही है जो मोनोजाइगोट थे और पूरी तरीका से अलग नहीं हो पाए, ठीक है। प्रीटर्म बर्थ, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में बता चुकी हूँ आपको कि एक ही प्लेसेंटा होता है
और आपस में कनेक्शंस बने हुए होते हैं, जिससे एक में ब्लड फ्लो ज्यादा करता है, एक में। लॉक ट्विंस अभी आपने डायग्राम देखा, वो है, ठीक है। एक्सफिक्सिया, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया या एब्रप्शन हो गया, तो क्या हुआ, बेबी को तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, एक्सफिक्सिया, ठीक है। और ज्यादा एक्सफिक्सिया बढ़ गया, डिलीवर होते होते तो स्टिल बर्थ, ठीक है। अंदर भी स्टिल बर्थ होती है, कॉर्ड कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो गई या बहुत ही ज्यादा यूजीआर की वजह से हो गई, और डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के टाइम भी स्टिल बर्थ, ठीक है। तो ये सेम है, वही बार बार रिपीट होके आ रहे हैं कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्योंकि आईयूजीआर है और क्या कहते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज, तो सब कुछ सही भी चल रहा है, तो आपको उनकी ग्रोथ की मॉनिटरिंग ज्यादा करनी है, इसलिए नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा अल्ट्रासाउंड। अब हर 4 हफ्ते पे इतना जरूरी नहीं होता, इन्होंने लिखा है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड कराने हैं, क्योंकि आईयूजीआर हो सकता है ग्रोथ। एक इनिशियल कराना हो सकता है आपको, अगर जेस्टेशनल एज कंफर्म ना हो, या कोरियोनिसिटी, मोनोकोरियोनिक है, डाइकोरियोनिक है, ये कराने के लिए आप करा लें। एनामली देखने के लिए अप टू 20 वीक्स आपको एनामली स्कैन करा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई मेजर एनामली हो तो 20 हफ्ते तक पेशेंट टर्मिनेट भी करा सकते हैं, ठीक है। डाइट का, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आयरन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फोलिक एसिड रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। कैलोरी रिक्वायरमेंट, उसको 300 किलो कैलोरी आपको एक्स्ट्रा, जितनी वो खाती है किलो कैलोरी, उससे 300 और एक्स्ट्रा देगा, जिसमें कि मेनली प्रोटीन हो, क्योंकि बेबी को डेवलप करना है। आयरन रिक्वायरमेंट 60 के लिए 100 मिलीग्राम, ठीक है। और फोलिक एसिड जो होता है 500 माइक्रोग्राम होता है, मैं मिलीग्राम बताती थी, वैसे एक बच्चे के लिए 500 माइक्रोग्राम होता है, क्योंकि ये 2 बच्चे हैं, तो 500 का डबल यानी 1000 माइक्रोग्राम, यानी 1 मिलीग्राम है। लेकिन ज्यादातर जो आप लोग टैबलेट देखते होंगे आपने फुल वाइट की, उसमें वैसे ही 5 मिलीग्राम होता है, तो ऐसा नहीं होता कि आपको ट्विंस के लिए कोई अलग देना पड़े, उसी में इतना ज्यादा होता है, ठीक है। रेस्ट पेशेंट को ज्यादा कराना है, हॉस्पिटलाइज रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, अनटिल अनलेस की कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे कि लेट में अगर जीडीएम हो गई तो उसका ग्लूकोज कंट्रोल के लिए, या हाइपरटेंसिव है तो उसका बीपी मॉनिटरिंग के लिए बीच में एडमिट कर लिया, या प्रीटर्म लेबर में या पीआरएम में जाने लगे। अदरवाइज एज सच हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ ट्विंस करने की कोई जरूरत, ठीक है। ना ही कोई ऐसा है कि एंटीनेटल इसका जो मैनेजमेंट है वो कोई डिफरेंट है नॉर्मल से, सेम एंटीनेटल मैनेजमेंट है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो कैलोरीज ज्यादा लेती रहे, उसको एनीमिया ना हो, अगर उसका बीपी बढ़ रहा है तो आपको पता चल जाए, डायबिटीज के लिए आप देख लें, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से देख लें, कोई और कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो देख लें। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको विजिट्स बढ़ानी होंगी, और पेशेंट को कुछ डेंजर साइंस के बारे में बताना होगा, जैसे फ्री एक्लेम्शिया के डेंजर साइंस आप जानते हैं। उसके अलावा फीटल मूवमेंट्स का ध्यान रखे, वो कभी कोई ब्लीडिंग हो, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया एब्रप्शन के चांसेस ज्यादा हैं, प्रीटर्म लेबर और क्या कहते हैं पीपीआरएम के चांसेस ज्यादा है, तो ब्लीडिंग हो, लीकिंग हो, लेबर पेन्स हो, तो वो जल्दी आ जाए, तो थोड़ी फ्रीक्वेंट विजिट आपको करानी है, बाकी मैनेजमेंट नॉर्मल की तरह सेम। अच्छा, एक इन लोगों ने आपके लिए कहा है कि हर ट्विंस प्रेगनेंसी का एक विजिट आप किसी हायर सेंटर पे करा लें, ताकि कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन जो कि आप डायग्नोज नहीं कर पाए हैं और उसके डिलीवरी के टाइम पे या उसके मैनेजमेंट में उसका इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वो आपको पता चले। अगर हायर सेंटर कह दे कि सब कुछ नॉर्मल है, वजाइनल डिलीवरी के लिए भी छोड़ा जा सकता है, वर्टेक्स है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन, ग्रोथ सही है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वापस आपके सेंटर पे आके डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ना, अगर वो बहुत ज्यादा आईयूजीआर हो रहा है, या कोई वैसा हो गया ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम डेवलप हो गया किसी में, या कभी कभी ऐसा होता है जो इसमें जिक्र नहीं है पीपीटी में, कि कभी ट्विंस होते हैं और एक बेबी डेड हो जाता है और एक लाइव होता है, तो फिर उसमें हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड ट्विंस हैं उनको आप रेफर कर दें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी मेडिकल कॉलेज। बाकी अगर सब कुछ सही चल रहा है
तो आप अपना उसको मैनेज करते हैं। पेशेंट के प्रीटर्म लेबर में जाने के चांसेस ज्यादा हैं, तो जैसे आप प्रीटर्म लेबर में पेशेंट को स्टेरॉइड देते हैं, वैसे ही आप इसको स्टेरॉइड दे सकते हैं। अगर फिर भी अगर बहुत प्रीटर्म इसके डिलीवर करने के चांसेस हैं, तो बच्चे प्रीटर्म पैदा होंगे, उनको नीकू चाहिए होगा, तो फिर ऐसे केस में भी आप जहाँ पे नीकू फैसिलिटीज हो वहाँ आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर फर्स्ट वीक की जब डिलीवरी करा रहे हैं, आपको पता नहीं था, तो अब जब हेड नीचे आ ही जाता है, तो आपको प्रेजेंटेशन तो पता ही चल जाएगी केफ्लिक है या नहीं है। केफ्लिक है तभी आपको डिलीवरी के लिए प्रोसीड करना, अदरवाइज आपको सीजर लेना। ठीक है, लेबर मॉनिटरिंग और बाकी जो भी है वो बिल्कुल नॉर्मली करना है ना, कि कब वो एक्टिव लेबर में गई। जब वो 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो जाए तो आप पार्टोग्राम बनाना शुरू कर दें, जैसे आप नॉर्मली करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस आप देखते रहें, अगर इनएडिक्वेट है तो आप एआरएम कर सकते हैं, अगर हेक्टिक या आप सिंडोसिनॉन चला सकते हैं ड्रिप। इन पेशेंट्स में वो पीपीएच के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए डिलीवरी से पहले इनकी आईवी लाइन जरूर पेटेंट हो। मान लीजिए फर्स्ट बेबी डिलीवर करा और सेकंड मतलब ये ट्विंस की डिलीवरी हुई और आपका पीपीएच होने लगा और आपने लाइन नहीं अच्छे से मेंटेन करी, और बेटर है कि आप जो ग्रीन वाला कैथेटर होता है 18 नंबर का आईवी कैनुला वो लगाए, ताकि अगर पीपीएच हो तो फौरन आप उसमें तो आइडियली आपको 2 लगाने पड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक तो आपका वो मेंटेन हो। मैंने देखा एक लगाएंगे और मान लीजिए उसमें आपने नीला वाला लगा दिया 24 नंबर वाला, तो दूसरा तो आपको लगाना ही, और वो नीला वाला तो आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर पेशेंट का। तो एटलीस्ट एक लगाएं, वो भी ग्रीन कलर वाला, ब्राउन कलर वाला जो मोटा वाला होता है 18 या 16 नंबर, आप वो उसमें पेटेंट ट्विन डिलीवरी में करके रखें एटलीस्ट। ठीक है, एपिजोटमी वैसे ही देनी है, अगर बेबी का हेड बड़ा है, वल्वा आपको लग रहा है कि स्ट्रेचेबल इतना नहीं है, क्लियर हो जाएगा, तो आप एपिजोटमी दे दें। अगर आपको लग रहा है कि हेड का साइज ज्यादा नहीं है और वल्वा डिस्टेबल है, फैल रही है वजाइना, इतना स्पेस अच्छा है, तो आप एपिजोटमी ना दें, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे केफ्लिक प्रेजेंटेशन में आप सिंगलटन बेबी के डिलीवर कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको डिलीवर कराना है। बस जो आपकी सिस्टर है, जो आपकी, उनको आपको इंस्ट्रक्ट करना है कि एक तो डिलीवरी ट्रे में जो 4 क्लैंप रखेंगे, ठीक है, और एक बेबी के अगर आपको पता नहीं है, मान लो किसी केस में आपको शक है, तो आपको सिस्टर को पहले से बता के रखना है, क्योंकि उनकी आदत होती है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ वो सिंड्रो का इंजेक्शन लेता है। तो आपको बता के रखना है, अगर आपको डाउट है या आपको कंफर्म है कि सिस्टर पहली बच्चे की डिलीवरी के बाद आप सिंड्रो मत दीजिएगा, पहले मैं कंफर्म कर लूं, जब अगर ट्विंस है कि नहीं है, अगर ट्विंस है तो दूसरा बेबी की डिलीवरी हो जाए, उसी के बाद सिंट्रोसिनॉन लगानी है, पहले बेबी की डिलीवरी पे सिंट्रोसिनॉन। ठीक है, स्लाइड चेंज। सेकंड बेबी की जैसे ही पहला डिलीवरी होता है, अगर आपको शक था कि ट्विंस है, आपको कंफर्म नहीं था, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था, तो आप एब्डोमेन को पैल्पेट करिए, उसमें दूसरा बेबी आपको एक बेबी की डिलीवर होने के बाद अच्छा फील होता है। और एब्डोमेन से आपको नहीं हुआ तो पीबी में आप देखेंगे आपको दूसरा बैग फील हो रहा हो, या वो बैग अगर आप चेक कर गया हो तो दूसरे बच्चे का हेड या ब्रीच पार्ट फील हो रहा हो, तो उससे कंफर्म हो जाएगा दूसरा बच्चा है। आप उसकी फीटल हार्ट सुनिए, कॉन्ट्रैक्शन देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे की डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, है ना, तो आप अगर कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहे हैं तो आप उसको सिंथोड्रिप लगा दीजिए, ताकि कॉन्ट्रैक्शन अच्छे बने रहे, क्योंकि आपको दूसरे बच्चे को 15 मिनट के अंदर डिलीवर कराना है, या मैक्सिमम हाफ एन आवर में कराना। अगर हाफ एन आवर में नहीं डिलीवर कर पाए तो इतनी देर में अंदर प्लेसेंटा एब्रप्ट हो सकता है, या सर्विक्स फिर से क्लोज होना शुरू हो सकती है, और ठीक है। और अब जैसे अगर मेम्ब्रेन रप्चर दूसरे बैग की नहीं है और दूसरा बच्चा कैथलिक नहीं है ना, तो ब्रीच है या ट्रांसवर्स है, तब आप एक्सटर्नल कैथलिक वर्जन ट्राई करेंगे। और अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है दूसरे बैग की और बच्चा जो है वो ब्रीच है, तो ब्रीच तो ऐसे ही निकल सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर है, ठीक है, ब्रीच।
लेकिन अगर वो ट्रांसवर्स है तो फिर आपको उसको इंटरनल पोडेलिक वर्जन करके ब्रीच से उसको बेबी को अंदर हाथ डाल के वजाइना में निकालना है, ठीक है। और जैसे ही दूसरा बेबी निकल आए उसके बाद आप सिंटोसिनॉन लगवाएं। पीपीएच के लिए देखें, अगर थोड़ा भी आपको पीपीएच के लिए आपको बहुत तैयार रहना है, 10 यूनिट सिंटो तो आपको लगानी ही लगानी है। आप प्रोफाइलेक्टिकली जरा से भी ब्लीडिंग हो तो आप उसके साथ में एक 5 यूनिट सिंटो 30 ड्रॉप पे ड्रिप में चल, ठीक है। और उसके बाद आपको थर्ड स्टेज को मैनेज करना है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन से प्लेसेंटा डिलीवर करना है। प्लेसेंटा एक भी हो सकता है, प्लेसेंटा 2 हो सकते हैं। आप जब प्लेसेंटा डिलीवर करेंगे तो उनको आप एग्जामिन करेंगे कि ये एक प्लेसेंटा है या 2 अलग अलग प्लेसेंटा है। और जो 2 सैक में अगर बेबी है, मोनो एमनियोटिक यानी एक सैक में जो 2 बेबी होते हैं उनमें तो सिजेरियन सेक्शन, लेकिन 2 अलग अलग सैक में है, एक पहले फूटेगा, एक की डिलीवरी होगी, दूसरा बाद में रप्चर होगा, दूसरे की डिलीवरी होगी। फिर आप उन दोनों सैक की जो मेम्ब्रेन है उसको पील ऑफ करके देखिए कि वो 2 ही मेम्ब्रेन है या 4 मेम्ब्रेन है। इससे आपका रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस बन जाएगी कि वेदर इट इज मोनोकोरियोनिक या, ठीक है। और कॉर्ड देख लीजिए कि उसमें कितनी वेसल्स हैं और यूट्राइन मसाज करते रहिए ताकि अंदर क्लॉट जमा ना हो, सब निकल आए। फिर आपको पेशेंट को पीपीएच के लिए पहले 15-15 मिनट 2 घंटे तक, आधा घंटे 2 घंटे तक, फिर 1-1 घंटे ऐसे मॉनिटर करना है और पीपीएच, ठीक है।